तो चलो हम एक और ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको दो ग्राफ एक्सप्लेन किए, जिसमें एक में हमने कहा कि वॉल्यूम इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और दूसरे ग्राफ में हमने कहा कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स ऑफ प्रेशर। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, एक और ग्राफ हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसमें प्रेशर जो है इसको हम पीवी के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, देयर शुड बी इफ देयर शुड बी there would have been some relationship between the PV and P, so what should be the relationship? तो देखते हैं क्या मामला है। मुझे बताओ कि PV क्या है। आप सब जानते हैं कि PV जो है बॉयल्स लॉ में वो कांस्टेंट है, K के इक्वल है, जिसको हमने T कंसीडर किया था। पर एक बात ये भी याद रखें कि हमने इसी लेक्चर के बिगिनिंग में मैंने आपको कहा था कि चाहे P1 और P2 हो, चाहे P जो है 2 हो या P1 हो, मतलब इनिशियल कंडीशंस हो, फाइनल कंडीशंस हो, कोई भी ऑप्शन हो, PV जो है वो हर हालत में किसी भी गैस के लिए कांस्टेंट होगा। पर शर्त यह है कि नंबर ऑफ मोल्स गैस के कांस्टेंट रहें और टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। तो PV जो हमने एक्सप्लेन किया है, जो कि हम रिलेट करने जा रहे हैं प्रेशर के साथ, तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। तो चलो इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। चलो भाई ये कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पर कोई भी दो वैल्यूज़ हम कंसीडर कर लेते हैं। सपोज ये P1 है और ये P2 है। तो P1 पे जो PV की वैल्यू है सपोज वो ये है, तो P2 पे जो PV की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। इसका मतलब है कि जब हम डॉट्स को कंबाइन करेंगे तो वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। हमें क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। स्ट्रेट लाइन का मिलने का मतलब ये है कि कंडीशन प्रेशर की तो चेंज हो रही हैं, लेकिन PV जो है किसी गैस का वो सेम टू सेम रह रहा है, यानी PV कांस्टेंट है। क्योंकि PV जो है ना इंक्रीज होगा ना PV जो है वो डिक्रीज होगा, चाहे आप प्रेशर को बढ़ाते जाएं, चाहे आप प्रेशर को चेंज करें, लेकिन PV ऑफ द गैस रिमेन कांस्टेंट। इसका प्रूफ ये है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल मैंने आपको शुरू में एक्सप्लेन किया था। आपको मैंने कहा कि किसी भी गैस का इनिशियल प्रेशर कम है, अगर उस प्रेशर को कम बढ़ा दिया जाए तो जो पहले उस गैस का जो भी वॉल्यूम था वो वॉल्यूम कम हो गया था। प्रेशर के बढ़ाने से जब वॉल्यूम कम हुआ था तो इनिशियल प्रोडक्ट और फाइनल प्रोडक्ट दोनों सेम आए थे। तो इसका मतलब यह है कि PV जो होगा दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ P। तो यहां पर लिख सकते हैं कि PV जो है इज इंडिपेंडेंट ऑफ P। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ P। ये जो PV है ये P पे डिपेंड नहीं करता। अगर हम P को चेंज करते हैं, लेकिन PV की जो वैल्यू है वो सेम आती है। जो भी वैल्यू इस पॉइंट पे है वो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, एंड सो ऑन, चाहे आप प्रेशर को आप बढ़ाते जाएं। मेरे ख्याल में ये पॉइंट सबकी क्लियर होगी, क्योंकि PV कांस्टेंट है तो P के चेंज करने से PV पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको यूँ भी समझ सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि PV का जो ग्राफ बना है ना, दैट लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब कोई भी लाइन किसी ग्राफ में पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है तो इसका मतलब है कि y कंपोनेंट जो है उसका वो कांस्टेंट है। Whenever in any graph any line is parallel to x axis, that means the y component is a constant. लेकिन अगर कभी भी कोई भी लाइन y एक्सिस से अगर पैरेलल है तो इसका मतलब है कि x कंपोनेंट कांस्टेंट है। उस ग्राफ को हम यूं भी बना सकते हैं, हालांकि ये ग्राफ इस पॉइंट पे नहीं है। कभी आपको इस तरह की कोई आपको ग्राफ मिल जाए जिसमें कोई भी ग्राफ जो है उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, एक सीधी लाइन मिल जाए, तो आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन आपके सामने है ये लाइन y एक्सिस के साथ पैरेलल है, y एक्सिस के साथ पैरेलल है। इस वजह से उसका जो x कंपोनेंट जो होगा या x फैक्टर जो होगा वो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा, वो चेंज नहीं होगा। तो आई थिंक ये बात आपको समझ आ गई होगी थ्रू द ग्राफ कि हम बॉयल्स लॉ को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब हम इन तीनों ग्राफ को एक नए जाविये से देखते हैं, एक नए एंगल से देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि जैसे हमने पहला ग्राफ जो बनाया था पैराबोलिक, वो पैराबोलिक ग्राफ मैं दोबारा बना रहा हूँ। सपोज मैंने 3 स्टूडेंट चॉइस किए हैं, A, B और C। 3 स्टूडेंट को मैंने एक अलग अलग सिलेंडर दिया है, पर सभी स्टूडेंट को मैंने गैस की अमाउंट सेम दी है, सिलेंडर की साइज सेम है, गैस की अमाउंट मैंने सेम दी है। ठीक है, और तीनों स्टूडेंट ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो डिफरेंट प्रेशर पे किया था, सॉरी डिफरेंट टेम्परेचर पे किया था। प्रेशर तो डेफिनेटली चेंज होना ही है, लेकिन टेम्परेचर भी उन्होंने डिफरेंट लिए थे। तो स्टूडेंट A, B और C ने जो ग्राफ उनको मिले, एक स्टूडेंट जो है उसका ग्राफ जो है, सपोज स्टूडेंट A का जो ग्राफ है वो ये है। ठीक है,
इसको हम कंसीडर कर लेते हैं स्टूडेंट ए का ग्राफ, ठीक है। नंबर 1, स्टूडेंट बी ने जब ग्राफ ऑब्टेन किया तो स्टूडेंट बी ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वो थोड़ा सा हायर टेम्परेचर पे किया था। जब उसने टेम्परेचर चेंज लिया था तो उसको जो ग्राफ मिला था वो ये मिला था, वो भी पैराबोलिक ही है, वो भी पैराबोलिक है, बस सिर्फ फर्क ये है कि उसकी पोजीशन जो ग्राफ की वो थोड़ी सी चेंज है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज है, तो समझो कि ये स्टूडेंट बी का ग्राफ है। ऐसे स्टूडेंट सी को ग्राफ मिला तो वो कुछ यूँ है, ठीक है, तो उसको हम कंसीडर कर लेते हैं ये स्टूडेंट सी का ग्राफ है। अब अगर आप देखें कि ये तीनों स्टूडेंट ने जो ग्राफ ऑब्जर्व किए हैं ये डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हासिल किए हैं, क्योंकि जितना ये कर्व एक्स एक्सिस से ऊपर बनेगी, इसका इनडायरेक्ट मतलब है कि गैस का वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा रहा होगा, और ऐसा तभी मुमकिन होगा जब उसने टेम्परेचर ज़्यादा लिया होगा। तो अगर फ़र्ज़ करो कि मैं कहूँ कि ये T1 है, यानी स्टूडेंट ए ने टेम्परेचर 1 पे ग्राफ बनाया, स्टूडेंट बी ने T2 पे ग्राफ बनाया, स्टूडेंट सी ने T3 पे ग्राफ बनाया, और अगर मैं आपसे पूछूं बताओ कि T1, T2 और T3 इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, तो डेफिनेटली आप क्या कहेंगे कि T3 इज़ ग्रेटर देन T2 एंड T2 इज़ ग्रेटर देन T1, क्योंकि इसमें T3 जो है वो मैक्सिमम टेम्परेचर है या हाईएस्ट टेम्परेचर है अंडर दिस साइड। मेरे ख्याल में ये सबकी पॉइंट क्लियर होगी। सिमिलरली अगर मैं एक और बात आपसे शेयर करूं, सेम स्टोरी एक नए अंदाज से, वो यूं कि हम एक बार फिर ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने वॉल्यूम और 1/p को जब रिलेट किया था तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिली थी। एक स्टूडेंट को ये स्ट्रेट लाइन मिली है, ठीक है, एक स्टूडेंट को ये स्ट्रेट लाइन मिली, एक स्टूडेंट को ये स्ट्रेट लाइन मिली है। यूं फर्ज कर लेते हैं ये T1 पे मिली है, ये T2 पे मिली है और ये T3 पे मिली है, क्योंकि 3 डिफरेंट स्टूडेंट्स ने अलग अलग टेम्परेचर पे वॉल्यूम को प्रेशर के साथ रिलेट किया था। तो ऐसी सूरत में भी हम जो कहानी एक्सप्लेन करेंगे वो यही कि T3 जो है वो ग्रेटर है किसके, T2 के, या T2 ग्रेटर है किसके, T1 के, क्योंकि यहाँ पर जितना ये कर्व जो है जितना ऊपर होगी उतना वो टेम्परेचर क्या रहेगा, ज़्यादा, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तभी तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तभी लाइन थोड़ी सी ऊपर बनती है, जितना टेम्परेचर कम होगा लाइन नीचे बनेगी। सिमिलरली अगर मैं तीसरे ग्राफ को एक नए अंदाज से एक्सप्लेन करूं, सपोज टू बी जैसे हमने PV को P के साथ रिलेट किया था तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिली थी, ठीक है, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिली थी लाइक दैट। पर एक स्टूडेंट को स्ट्रेट लाइन मिली है वो आपके सामने है, एक स्टूडेंट को ये स्ट्रेट लाइन मिली, एक स्टूडेंट को ये स्ट्रेट लाइन मिली। यूँ समझ लेते हैं कि ये टेम्परेचर 1 पे काउंट की गई थी, ये T2 पे और ये T3 पे। सेम स्टोरी यहाँ पर भी रिपीट होगी, यहाँ पर भी हम कहेंगे कि T3 इज ग्रेटर देन T2 एंड T2 इज ग्रेटर देन T1। तो याद रखें ये हैं सब के सब सेम ग्राफ, पर उसकी पोजीशन वेरी करती है। इसकी एक वजह टेम्परेचर है जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। पर फर्ज करो कि तीनों स्टूडेंट ने जो कैलकुलेशन की थी, अगर तीनों स्टूडेंट ने सेम टेम्परेचर पे अगर ये कैलकुलेशन की होगी, तो अगर सबका टेम्परेचर सेम रहा हो, यानी ए ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया वो भी टेम्परेचर सपोज 50 डिग्री सेल्सियस था, बी ने परफॉर्म किया तब भी टेम्परेचर 50 था, सबका टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो फिर मसला क्या होगा, फिर मसला टेम्परेचर का नहीं होगा, फिर मसला अमाउंट ऑफ गैस का होगा। इसमें एन चेंज हो सकते हैं, जहां जहां मैंने टी लिखा है वहां पर फिर आप क्या लिखेंगे, एन, क्योंकि अमाउंट किसी ने कम ली होगी, अमाउंट किसी ने ज़्यादा ली होगी, तो फिर पोजीशन जो होगी ग्राफ की वो अलग अलग जगहों पे बनेगी। जितना ऊपर ग्राफ बनेगा हम कहेंगे उसकी अमाउंट ऑफ गैस ज़्यादा थी, जितना ग्राफ नीचे बनेगा हम कहेंगे उसने जो गैस की जो अमाउंट ली थी वो कम ली थी। तो ये बेसिक पॉइंट है। तो आई थिंक आप होपफुली समझ गए होंगे कि ये ग्राफ का जो फंडा है या ग्राफ की जो बेसिक साइंस है इसके पीछे वो क्या है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं एक और पॉइंट की तरफ, बॉयल्स लॉ से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू। तो चलो शुरू करते हैं कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन रिगार्डिंग टू द बॉयल्स लॉ। हालांकि एक पॉइंट मैंने आपको थ्योरी में नहीं एक्सप्लेन किया है, वो है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। अब इससे रिलेटेड कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है नहीं। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में आपको याद होगा कि एक जे शेप की ग्लास ट्यूब ली गई, उसमें मरकरी फिल की गई, पहले कम और बाद में ज़्यादा। कम मरकरी फिल की गई, तब देखा कि गैस जो एनक्लोज थी उस जे शेप ट्यूब के अंदर उसका वॉल्यूम कम था, और जब ज़्यादा मरकरी ऐड की गई तो प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम क्या हो गया था, कम। वॉल्यूम क्या हो गया था, कम। दैट सिंपल। बहरहाल अब क्वेश्चन जो है बॉयल्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल बेस, जैसे कि पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है कि फॉर सर्टेन मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ प्रेशर इज डबल देन वॉल्यूम वुड बी। अगर हम किसी भी सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस को
जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, अगर उसका प्रेशर अगर हम डबल कर दें तो फिर वॉल्यूम क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई वॉल्यूम क्या होगा, तो क्योंकि प्रेशर डबल हुआ है तो फिर डेफिनेटली इसका आंसर जो होगा वो होगा वॉल्यूम वुड बी हाफ, ठीक है, वॉल्यूम वुड बी हाफ, ठीक है। जो भी पहले वॉल्यूम था उसका हाफ हो जाएगा, नंबर 1। प्रेशर जितना भी चेंज करेंगे वॉल्यूम उसी हिसाब से चेंज होगा, नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है कि फॉर सर्टेन मास ऑफ अ गैस if pressure is changed from 1 atm to 1520 torr, then final volume will be तो अब देखेंगे इस क्वेश्चन में भी वॉल्यूम मैंने नहीं दिया ना, पहले क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया था। जनरली मैंने कहा है कि भाई कोई भी सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस है उसका प्रेशर चेंज कर रहे हैं। पहले मैंने डायरेक्टली लिखा था प्रेशर इज डबल, तो हमने कहा वॉल्यूम हाफ हो रहा है। अब मैंने कहा है कि प्रेशर को चेंज कर रहे हैं फ्रॉम 1 atm टू 1520 टॉर। देखें भाई, अब एक प्रेशर जो है वो एटीएम में है और दूसरा प्रेशर टॉर में है। तो याद रखो कि प्रेशर जब डिफरेंट यूनिट्स में हो तो पहले तो आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि प्रेशर शुड रिमेन इन द सेम यूनिट, ताकि कैलकुलेशन आपकी इजी रहे। तो इस मकसद के लिए सपोज इस क्वेश्चन को पहले तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक प्रेशर एटीएम है दूसरा टॉर में है, तो हम टॉर को एटीएम में कन्वर्ट करना सीखेंगे। मैं दोनों बातें आपको यही बता रहा हूँ, हाउ टू कन्वर्ट द प्रेशर फ्रॉम टॉर टू एटीएम एंड देन एटीएम टू टॉर। तो नाउ लेट्स सी कि सपोज करते हैं कि अगर प्रेशर एटीएम में फाइंड करना है और अगर प्रेशर जो है आपको टॉर में गिवन है, ठीक है, प्रेशर टॉर में गिवन है, अगर आपको एटीएम में कन्वर्ट करना है तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे कि गिवन प्रेशर जो टॉर में होगा, इसको आपने 760 से क्या कर लेना है, डिवाइड, क्योंकि 1 एटीएम जो होता है वो 760 टॉर के बराबर होता है। तो जो भी वैल्यू टॉर की होगी 760 से डिवाइड करेंगे, नाउ दैट विल बी इक्वल टू एटीएम। अदरवाइज अगर मैंने आपसे पूछा कि भाई प्रेशर जो है वो टॉर में फाइंड आउट करना है, तब जब प्रेशर आपको एटीएम में गिवन हो तो ऐसी सूरत में 760 को एटीएम से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। सो दिस इज द वे हाउ वी आर कन्वर्टिंग द यूनिट्स। बाकी आप ये भी तो जानते हैं कि ये जो टॉर होता है ये इक्वल होता है मिलीमीटर ऑफ मरकरी के। जितने टॉर होंगे उतने ही मिलीमीटर ऑफ मरकरी होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि 760 टॉर है तो फिर 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी ही होगा। लेकिन 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो होता है, ठीक है, ये 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर है। तो ये कन्वर्जन फैक्टर्स जो हैं प्रेशर के वो आपको पता होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन में अब आप समझ जाएं कि पहले प्रेशर 1 एटीएम था, अब 1520 टार हुआ है। तो 1520 जो टार है, सपोज अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे जाऊं, ठीक है, तो P1 जो था वो अगर 1 एटीएम था तो P2 मुझे फाइंड करना है, तो वो 1520 टार है। इसको 760 से अगर डिवाइड करूं देन माय आंसर विल बी द 2 एटीएम। तो आपने देखा कि इनिशियल प्रेशर अगर 1 एटीएम था, फाइनल प्रेशर अगर 2 एटीएम है, प्रेशर क्योंकि डबल हुआ है तो इस वजह से वॉल्यूम जो भी होगा वो भी क्या हुआ होगा, हाफ। तो इस केस में जो आंसर होगा वो भी यही होगा कि वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम वुड बी हाफ। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये बात भी क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से सुनेंगे मामला क्या है। सपोज एक क्वेश्चन है कि फॉर 5 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अ गैस if pressure is changed from 380 torr
to 760 torr, then its volume is dash। अगर किसी गैस का प्रेशर 360 से मैंने 760 टॉर कर दिया, अब उसका वॉल्यूम क्या होगा। अब आप देखेंगे इस क्वेश्चन में इनिशियल प्रेशर भी टॉर में है, फाइनल प्रेशर भी टॉर में है, और हमें वॉल्यूम जो इनिशियल दिया था 5 उसको कन्वर्ट करना है कि अब क्या होगा। अब आप जानते हैं कि हमने जो एक बात सीखी थी कि P1 V1 और P2 और V2 ये दोनों कांस्टेंट होते हैं, तो इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू जब इक्वल होते हैं तो हम कहेंगे P1 V1 इज इक्वल टू P2 एंड V2। ये था आपका बायल्स लॉ। अच्छा, अब इसमें से आपको फाइंड करना है वो V2 है, तो V2 अगर फाइंड करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे P1 V1 अपॉन P2, यानी V2 जब मालूम करना हो तो P1 को P2 से डिवाइड करेंगे, बाकी उसको मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे V1 से। तो अब देखें कि इस केस में हमारा जो आंसर आएगा वो कुछ यूँ कि P1 की जो वैल्यू है वो 380 है, V1 जो था वो 5 था, और P2 जो है वो 760 है। 380 और 760 क्योंकि दोनों सेम यूनिट में हैं तो कैंसिल हो सकते हैं, दोनों टॉर में हैं। तो आप जानते हैं कि ये 1 टाइम एंड हाउ मेनी टाइम 2 टाइम, और 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, योर आंसर विल बी द 2.5 डेसीमीटर क्यूब। तो क्वेश्चन की रेंज ऐसे भी हो सकती है कि भाई इनिशियल प्रेशर दिया गया है, फाइनल प्रेशर दिया गया है, और आपको चेंज इन वॉल्यूम मालूम करना है। पर ज़रूरी नहीं है कि मैंने 2-4 क्वेश्चन किए हैं इसमें सब वॉल्यूम फाइंड करना है, आपको प्रेशर भी फाइंड करने के लिए पूछा जा सकता है। तो चलो देखते हैं कि और क्वेश्चन, चलते हैं आगे। अब आप देखें कि चलो हम आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, जरा देखिए कैसे। मैं कहता हूं कि 5 डेसीमीटर क्यूब of a sample of a gas at 2 atm pressure is transferred to 15 decimeter cube cylinder at constant temperature। ठीक है, 5 डेसीमीटर क्यूब एक सैंपल है गैस का जो 2 atm प्रेशर पे था, इसको हमने ट्रांसफर किया है एक नए सिलेंडर में जो कि क्या है 15 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, 15 डेसीमीटर क्यूब सिलेंडर में, और वो सारा जो ट्रांसफर किया था गैस को तो उस दौरान हमने टेम्परेचर को चेंज नहीं किया, टेम्परेचर में कांस्टेंट। क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी द प्रेशर of gas inside new cylinder। न्यू सिलेंडर यानी नए सिलेंडर में जब गैस को डाला गया तो आप बताओ कि नए सिलेंडर में जब गैस आई होगी तो उसका प्रेशर क्या होगा। इस केस में भी आप देख सकते हैं कि बस थोड़ा सा चेंज ये है कि यहाँ पर इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम दिए गए हैं, इनिशियल प्रेशर दिया गया, फाइनल प्रेशर मालूम करना है। फार्मूला सेम है, देखें P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। आप यहीं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें। P1 की वैल्यू आप देख सकते हैं कितनी है 2 atm, तो यहाँ लिख दें 2 atm। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय V1 कितना है 5। ठीक है, नाउ दैट इज इक्वल P2 कितना है, P2 हमें मालूम करना है, नाउ दैट रिमेन सेम। ठीक है, और V2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है 15। अब इसमें से P2 फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, P2 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 अपॉन 15। तो आप देख सकते हैं कि ये 5 15 कट गए। अब 2 को डिवाइड करेंगे किससे, 3 से। अब 2 को डिवाइड करेंगे 3 से तो आप करके देखें, ये 2 डिवाइड बाय 3, टेबल 9 जाएगा 0.20, अब आएगा टेबल 6 टाइम 18, ये कितना हो जाएगा 18, रिमाइंडर कितना होगा 2, एक बार फिर लगाएंगे 0 6, तो हमारा आंसर आएगा 0.66। ठीक है, प्रेशर है तो हमारा आंसर किस में होगा ATM, क्योंकि इनिशियल प्रेशर जो था वो ATM में था, हमारा फाइनल प्रेशर जो वो भी किस में आया ATM में। यहाँ पर वॉल्यूम 3 टाइम बढ़ा है तभी प्रेशर जो है वो 2 से 0.66 हुआ है, जो कि 0.66 है, ये 2 का 1/3 है, क्योंकि हमने 2 को किससे डिवाइड किया है 3 से, वॉल्यूम 3 टाइम कम हो गया है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि ये क्वेश्चंस क्या हैं और किस तरह से चल रहे हैं। एक और क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो चलो देखते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ।